हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम की क्लास को पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सा है? गुणनखंड। ठीक है भाई, आज हम लोग जो है गुणनखंड पर चर्चा करेंगे भाई। गुणनखंड में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कैसे कैसे जो है हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो इस टॉपिक पर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं हमारे सामने। देखो, जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हमें गुणनखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछ लिया जाता है। और बहुत सारे जो टीचर हैं वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो है आपके लिए ये गुणनखंड टॉपिक इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपको जो है कोई भी समस्या ना हो। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो, गुणनखंड में जो है हमसे क्वेश्चन जो है किस किस प्रकार पूछे जाते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, गुणनखंड में पहली बात तो चलो अभी इसको छोड़ते हैं भाई। गुणनखंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम जरा जो है गुणनखंड की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि भाई आखिर गुणनखंड की जो है डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। ठीक है भाई, चलो भाई, तो देखो शुरू करते हैं भाई। देखो, गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है। देखो, लिखा है कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें। ठीक है भाई, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है देखो को, इसको मैंने सर्कल में बंद किया है। वो इसलिए बंद किया है क्योंकि इसी पर जो है वो मेन कहानी है। इस को की जगह वर्ड अगर से हो जाएगा तो फिर वो परिभाषा गुणनखंड की नहीं रहेगी, फिर वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? गुणज की हो जाएगी। देखो, गुणज की परिभाषा वही लिखी हुई है कि वे संख्याएं जो दी हुई संख्या से। अब देखो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में जो मैंने सर्कल में जो मैंने बंद किया वो किसको किया है? से किया है। बस मात्र को और से में फर्क है और डेफिनेशन बदल जाती है। ठीक है भाई, तो यानी वे संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो गुणज के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल गुणनखंड के बारे में, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो बात करते हैं भाई गुणनखंड। जैसे मान के चलो, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने आपसे ये कह दिया कि भाई मैंने एक संख्या लिख दी 12। ठीक है भाई, एक मैंने संख्या लिख दी, कौन सी? 12। और मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इस 12 के गुणनखंड बताइए भाई। ठीक है भाई, 12 के गुणनखंड बताइए। तो आप कहोगे कि भाई अभी भी आपने एक परिभाषा बताई कि वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को। अब जरा ध्यान देना, को का मतलब क्या होता है। देखो, दी हुई संख्या को, इसका मतलब ये हो गया मैंने आपको संख्या कौन सी दे दी? 12। तो देखो, इस 12 को पूर्णतः विभाजित कर दें। जो भी संख्याएं इस 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगी वही क्या कहलाएंगी? 12 की गुणनखंड। अब देखो, 12 को पूर्णतः विभाजित करने का मतलब ये है, देखो अगर मैं ये कहता 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए 12 से, तो इसका मतलब जो भी संख्या आती है एक्स वाई जेड वो 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। 12 कहाँ पर लेते हैं हम? नीचे लेते। लेकिन बात की जा रही है 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाए, 12 को पूर्णतः विभाजित कर दें। इसका मतलब ठीक है भाई, तो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दें तो इसका मतलब जो भी संख्याएं हम एक्स वाई जेड लेंगे वो 12 के कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी संख्याएं हम एक्स वाई जेड लें वो 12 को पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 12 के गुणनखंड बताइए। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 12। ठीक है भाई, अब 12 को पूर्णतः विभाजित कर दें। देखो 12 को कौन कौन संख्याएं पूर्णतः विभाजित करेंगी? एक तो क्या करेगी बोलो? 1। ठीक है भाई, एक 1 जो है वो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, और 2 जो संख्या होगी वो भी 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है भाई, 3 होगी संख्या वो भी 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है भाई, उसके बाद 4 भी कर देगी। ठीक है भाई, जो 4 संख्या होगी वो भी 12 को पूर्णतः क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अगली संख्या कौन सी होगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित करेगी? वो कौन सी होगी? 6 करेगी। ठीक है भाई, और उसके बाद कौन सी करेगी बोलो? 12। ठीक है भाई, ध्यान रखना 12 के बाद जो है कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 12 को पूर्णतः क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो मैं आपसे कहूं कि भाई 12 के गुणनखंड बताइए, तो 12 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन से होंगे? 1 2 3 4
4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या बोलो 12। तो 12 के गुणनखंड ये सारे हों, ठीक है भाई। तो ये सारी संख्याएं 12 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये होता है इसकी डेफिनेशन से कि भाई गुणनखंड की परिभाषा से जो हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को बात जो है क्लियर रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो देखो, अब गुणनखंडों में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान देना भाई। देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई हमें एक संख्या दे दी जाएगी, ध्यान रखना, हमें एक संख्या दे दी जाएगी और पूछ लेगा भाई इस संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। पूछ लेगा कि भाई कई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा भाई सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, या पूछ लेगा भाई विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, या पूछ लेगा भाई कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा भाई सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना, और या पूछ लेगा भाई विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, और या पूछ लेगा सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है भाई। तो इस प्रकार जो है हमारे सामने जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो समझते हैं भाई जो है किस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन उठाया, मैंने आपसे ये कहा कि मैंने एक संख्या दे दी बहुत छोटी, देखो समझाने के लिए मैंने एक बहुत छोटी सी संख्या लिख दी और मैंने कहा कि भाई एक मैंने संख्या लिख दी 24, ठीक है भाई, मैंने संख्या कौन सी लिख दी भाई, 24 लिख दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस 24 संख्या के लिए इन सभी क्वेश्चन, इन सभी सवालों के आप आंसर बताइए, ठीक है भाई। तो देखो, एक तरीका होता है जनरल मेथड, ठीक है भाई, और एक तरीका होता है भाई शॉर्ट मेथड, ठीक है भाई। तो हम डायरेक्ट आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है जनरल भी इसके जानने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करता हूं भाई 24 के गुणनखंड बताइए, तो देखो हमने अभी आपको बताया गुणनखंड क्या होते हैं। मैंने कहा था वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। इसका मतलब वे सभी संख्याएं जो इस 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगी वो 24 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो देखो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। एक तो 24 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, एक तो 1 विभाजित करेगी, ठीक है भाई। दूसरी संख्या कौन सी विभाजित करेगी बोलो, 2 करेगी, है ना। उसके बाद 3, 4, है ना, फिर कौन सी 5 नहीं करेगी भाई, ठीक है। फिर कौन सी 6, फिर 8, फिर उसके बाद कौन सी बोलो 12, ठीक है। और उसके बाद कौन सी बोलो 24, ठीक है भाई। 1 2 3 4 और उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12 और उसके बाद 24। ये सभी संख्याएं जो हैं वो 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगी और ये सारी संख्याएं क्या हैं, 24 के क्या हैं, 24 के क्या हैं बोलो, गुणनखंड है, ठीक है भाई। अब देखो, अब यार मुझे एक बात बताओ, हमारे सामने जो संख्या है वो बहुत छोटी है, हमारे सामने जो संख्या है वो बहुत छोटी है और हम क्या कर सकते हैं कि बहुत छोटी संख्या होने की वजह से हमने लिख लिया भाई सारे इसके फैक्टर जो है, अपने दिमाग लगा के शुरू से लेकर सारे फैक्टर, सारे गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन का आंसर जैसे दे रहे हैं। तो अभी आप एक बात बताओ, अभी तो हमारे सामने जो है संख्या बहुत छोटी है, इसलिए मैंने लिखकर हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी हो जाए, मान के चलो 15,120 दे दे संख्या दे दे, ठीक है भाई, मान चलो 42,580 संख्या, इतनी बड़ी संख्या दे दे, तब देखो हम शुरुआत से लिखकर और फिर हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए जो है संभव नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। तब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो हमें क्या काम करना है कि हमें डिटेल में तो जानना है कि भाई चीज़ें ऐसे आती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें मेथड भी शॉर्ट पता होना चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता पाएं, ठीक है भाई। अब देखो एक बात बताओ, अभी मैं इसको जनरल तरीके से ही सारे क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं कुल गुणनखंडों की संख्या देखूं तो कितने निकल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई भाई, 8 निकल के आई, ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं भाई जनरल तरीके से, फिर मैं आपको इसको देखो शॉर्ट तरीके से भी लगा के दिखाऊंगा। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब यार मुझे एक बात बताओ, इनमें कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो अभाज्य हैं। तो देखो 2 हमें पता है, सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य होती है। तो एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो ध्यान रखना इसमें अभाज्य जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 ही हैं, एक ये है और एक ये, बाद बाकी आगे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो हम यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे वो 1 और 1 2 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखी जाएगी। वो इसलिए नहीं लिखी जाएगी, अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 24 संख्या बतानी है तो मुझे 2 और 3 जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने गुणनखंडों की जरूरत होगी। तो आप कहोगे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। ध्यान से समझना भाई,
अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों से 24 बनाना चाहता हूं तो मुझे कितने अभाज्य गुणनखंड की जरूरत होगी? तो आप कहोगे कि भाई 1 2 3 और एक ये 4। देखो वैसे तो जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो तो दो ही हैं, लेकिन 24 संख्या बनाने के लिए मुझे कितने अभाज्य गुणनखंडों की जरूरत होगी? वो 4 की होगी। देखो 1 2 3 4 है तो ये सारी अभाज्य संख्याएं, लेकिन कितने फैक्टर की जरूरत पड़ रही है? 1 2 3 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? 4 लिखी जाएगी, दो नहीं लिखी। दो तो अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन 24 बनाने के लिए टोटल अभाज्य गुणनखंड हमें 4 चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मतलब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी लिखी जाएगी? 4। अच्छा ठीक, बात आती है भाई सम गुणनखंडों की। अब देखो आगे कहा जा रहा है भाई सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या, तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं भाई। तो विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो 1 और 1 ये 3, ये दो ही गुणनखंड तो विषम है, बाद बाकी सारे क्या है? सम है। तो देखो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बोलो 2 है। ठीक है भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है भाई? 2 है। अब देखो कहाँ, ठीक, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है, यहां लिख देते हैं। ठीक है भाई, ठीक। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई हमारी कितनी? 2। अब जरा ध्यान देना भाई, देखो यहां तक क्या है कि हमने जनरल तरीके से सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो निकाल लिए भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर जनरल तरीके से निकाल लिए हमने, और आगे भी हम देखो जनरल तरीके से भी कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। लेकिन आगे की जो कहानी हो जाएगी वो हमारे के लिए, इस छोटे क्वेश्चन के लिए ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आगे के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अब भी समस्या जो है हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो अब हमें ज़रूरत है शॉर्ट मेथड जानने की भाई। ठीक है भाई, अब हमें जो जरूरत है वो शॉर्ट मेथड जानने की जरूरत है। अब देखो शॉर्ट मेथड हम जानेंगे शुरुआत से, जिन क्वेश्चन का हम आंसर दे चुके हैं ना, इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी हम शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करेंगे। देखो मैं इसके सभी जो है आंसर हटा देता हूं। अब हम जो है इन सारे के सारे क्वेश्चनों का जो आंसर देंगे वो बहुत ही शॉर्ट मेथड में देंगे। कैसे? देखो जो हमारे सामने संख्या 24 है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई। जो कोई भी संख्या हमारे सामने, कुछ भी संख्या हमारे सामने दी जाएगी, सबसे पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? संख्या हमारे सामने कौन सी है? 24, तो हमने यहाँ पर 24 लिखा। ठीक है भाई, और 24 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वही बचपन वाला तरीका। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, किससे? 2 से। कितनी बार कटेगा ये? 12 बार। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और फिर 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 1 बार। ठीक है भाई, तो देखो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? दो कितनी बार आया? 1 2 3। तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना? बोलो 1। ऐसे ही तो लिखेंगे भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना? बोलो 1। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना भाई, अब हम सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो जब भी आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना बात को। जब भी हमसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तब हम क्या करते हैं? तब हम जो है, जो हमारे सामने घात यहाँ पर चढ़ी है, सब में एक एक जोड़ देते हैं और उनका करा देते हैं क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, सब घातों में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे और उसका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 3 में एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और 1 में एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? बोलो 2। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? बोलो 8। क्या करेंगे भाई? घातों में एक जोड़कर उनका गुणा करा देंगे। ठीक है भाई, तो 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2 और 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है भाई, कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब बात आती है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कि भाई अब हम जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी हमसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तब हम क्या करते हैं? कुछ भी घातों में कुछ भी जोड़ते घटाते नहीं है, सीधा सीधा जो हमारे सामने घात में संख्या लिखी है उसको सीधा सीधा जो है जोड़ देते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो देखो घात में क्या लिखा है? 3 और 1, ये 1 लिखा है, तो 3
इसको 3 + 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा बोलो 4। 3 + 1 जोड़ देंगे कितना बनेगा बोलो 4। तो 4 ही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है भाई, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो घातों को सीधा सीधा जोड़ दो, वही फाइनल आंसर होता है। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 4 होगी भाई। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 4 होगी। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब बात आती है भाई सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना भाई। ठीक है भाई, सम गुणनखंडों की संख्या कि भाई हम इन्हीं में सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब देखो इसको हम हटा देते हैं भाई। ठीक है, सभी लोग जो है या तो इसको नोट कर लो और या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, सभी लोग या तो इसको नोट कर लो या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको अभी हटाने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो देखो 24 बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरह से जो है लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि भाई सम गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है कि भाई सम गुणनखंडों की संख्या जो है आखिर कितनी होगी। तो देखो ध्यान रखना, जब भी हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे सम संख्या पर यानी कि 2 की पावर जितनी भी चढ़ी है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना सम संख्या यानी कि 2 की पावर जितनी भी चढ़ी है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं और बाद बाकी जितनी भी घातें चढ़ी हुई हैं सब में एक जोड़कर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो जो सम संख्या की पावर चढ़ी है उसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी जितनी भी घातें हैं उनमें सब में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, तो देखो सम संख्या की घात कितनी चढ़ी है 3, तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद की जो घात चढ़ी है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा बोलो 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो हमारे सामने सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो आखिर कितनी होगी 6 होगी। सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो आखिर कितनी होगी बोलो 6 होगी। ठीक है भाई, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। अच्छा ठीक, अब बात आती है कि भाई विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना विषम गुणनखंडों की संख्या आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि भाई जब टोटल गुणनखंड 8 हैं और सम गुणनखंड अगर 6 हैं तो जाहिर सी बात है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी रही होगी 2 रही होगी। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आप ऐसे ज्ञात नहीं करना चाहते तो इसका भी भाई फॉर्मूला है कि भाई आखिर हम विषम गुणनखंडों की जो संख्या जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है भाई, देखो इसका भी फॉर्मूला समझो कि जब हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम कैसे उसका आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम सम संख्या जो भी हमारे सामने सम संख्या यानी 2 की घात जितनी भी चढ़ी है, पहली बात हमें देखो ध्यान देना, हमें चाहिए केवल विषम गुणनखंड, तो हम सम गुणनखंड वाला पूरा जो पार्ट है पूरी जो संख्या उसको पूरा का पूरा निग्लेक्ट कर देंगे, वो हमें चाहिए ही नहीं है, पूरा छोड़ देंगे। देखो हमें अगर विषम गुणनखंड चाहिए है तो हम सम गुणनखंड को पूरा का पूरा क्या कर देंगे छोड़ देंगे, पूरा छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जितनी भी फिर विषम संख्याएं बचती हैं उनकी जो पावर्स में संख्याएं चढ़ी हैं, जो घात में संख्याएं चढ़ी हैं उनमें एक एक जोड़कर करा देंगे क्या मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो अगर हमने 2 की पावर 3 को पूरा छोड़ दिया तो केवल अब तो 3 की पावर 1 ही तो बचा है। अब यहाँ पर पावर में कितना है 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 2। अब जरा ध्यान देना, इससे आगे कोई संख्या विषम है ही नहीं। अगर और आगे कोई संख्या होती तो हम उसकी भी पावर में 1 जोड़कर करा देते मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका जो फाइनली जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है भाई, क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई विषम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। देखो भाई विषम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी बोलो 2 आएगी। ठीक है भाई, यहाँ लिख दिया मैंने, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2। ठीक है, अच्छा ठीक, अब बात आती है भाई कुल गुणनखंडों का योग। जैसे हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल ली भाई कि भाई कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8। अब हमें पूछा जा रहा है कि हम इन्हीं सारी 8 जो संख्याएं हैं उनको जोड़ दें तो हमें योगफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है भाई, सभी गुणनखंडों का हमसे योग पूछा जा रहा है। अब देखो योग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, जरा ध्यान से समझना। देखो जरा ध्यान से समझो कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि भाई सभी गुणनखंडों का आप योग बताइए तो क्या करेंगे। तो देखो हमने करना कुछ भी नहीं है,
देखो जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो निकाले थे, तो आपको क्या काम करना है, सबकी पावर में एक जोड़ के और संख्या में एक घटा देना है। अभी देखो आपको बहुत आसान लगेगा, कैसे करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है, उसको ऐसे ही लिख लेना है, 2 की पावर 3 और घात में एक जोड़ देना है और पूरी संख्या में से एक माइनस कर देना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। और यही कहानी आगे चलती जाएगी। देखो 3 की पावर 1 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और घात में एक जोड़कर और संख्या में से एक माइनस कर देंगे और कर देंगे ब्रैकेट में बंद। दोनों संख्याओं के बीच जो रिलेशन रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन का रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखो डिवाइड में भी करना होता है। जो संख्याएं यहाँ पर नीचे लिखी हैं, बगैर घात वाली जो संख्याएं लिखी हैं, उन्हीं को नीचे एक बार और लिख देते हैं। जैसे 2 - 1 एक लिखा है और इधर कितना लिखा है बोलो, 3 - 1। इसको एक बार नीचे जो है हर में जो है और लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर कितना, 3 + 1 4, और हमें पता है 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो 15 इंटू, देखो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 9 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 8 बटे 2 में से एक जाएगा 1, और इंटू 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बोलो 2। अब ये कट जाएगा, 2 चौगु 8 और 15 चौगु कितना आ जाएगा बोलो 60, कितना आएगा बोलो 60 आएगा। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जो 24 संख्या है उसके सभी जो गुणनखंड होंगे, सभी गुणनखंडों को हम जोड़ लें तो हमारा योगफल आएगा, वो कितना आएगा 60 आएगा। बात समझ में आई बेटा, सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 60 आएगा। ये 60 आ रहा है, ठीक। तो देखो सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो कितना आएगा बोलो 60 आएगा, ठीक है भाई। बात यहाँ तक समझ में आई। कुल गुणनखंडों की संख्या आप बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल लोगे, ठीक है भाई। ये मेथड समझ लेना, बहुत से लोग इस मेथड को नहीं जानते होंगे, ठीक है भाई। समझ लेना भाई, इस तरीके से कैसे हम कुल गुणनखंडों का योगफल जो है निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतने पार्ट को जो है हटाने वाला हूँ, ठीक है भाई। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने क्या निकाल लिया था भाई, कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिया था भाई, ठीक है। कुल गुणनखंडों का हमने योग निकाल लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है भाई सम गुणनखंडों का योगफल बताना है, ठीक है भाई। सम गुणनखंडों का योगफल ध्यान से समझो भाई। सम गुणनखंडों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई अभी आप एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमें काम करना है इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमसे पूछा जा रहा है कि सम गुणनखंडों का योग। अब जरा ध्यान देना भाई, हमारे सामने अगर सम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है तो सम संख्या की पावर जितनी चढ़ी है, ध्यान रखना, सम संख्या की पावर जितनी चढ़ी है उसका विस्तार करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 0 से विस्तार नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, जो सम संख्या की पावर चढ़ी है उसका विस्तार करेंगे, लेकिन 0 घात से उसका विस्तार नहीं करेंगे। बाद बाकी सभी संख्याओं का विस्तार हम 0 से करेंगे। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब अभी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई 2 की पावर जितनी भी चढ़ी है उसका विस्तार करेंगे, लेकिन 0 घात से विस्तार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 0 से नहीं करेंगे, 2 की पावर 1 से करेंगे भाई। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक विस्तार करने का मतलब ये हो गया कि 2 की घात यहाँ पर 3 चढ़ी हुई है, तो 3 घात तक शुरू से लेकर इसका विस्तार करते जाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा 0 से विस्तार नहीं करेंगे। और बाद बाकी जितनी भी संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं उनका हम 0 से विस्तार करेंगे। तो देखो इंटू 3 की पावर 1 है तो इसका विस्तार कहां से करेंगे 0 से, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर कितना बोलो 1, ठीक है भाई। अब आगे कुछ है ही नहीं तो यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया 8, 2 की पावर 2 का मान कितना हो गया 4, प्लस 2 की पावर 1 का मान कितना हो गया 1, इंटू 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 1 का मान कितना बोलो 3। हमें पता है कि किसी भी संख्या की चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 चढ़ी है तो मान उसका हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12, ठीक है भाई, और 12 और 1 कितना हो गया बोलो 13। यहाँ पर 2 की पावर कितनी चढ़ी थी 3 चढ़ी थी। अच्छा ठीक, तो 1 जरा 1 मिनट रुक रहा है, जरा रुक 2 की पावर देखो 2 की पावर 1, ठीक है भाई। चलो देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, 2 की पावर 1 का मान 1 नहीं होगा, कितना होगा 2 होगा, ठीक है।
अब देखो छोटी सी मिस्टेक थी, ध्यान देना भाई। देखो 8 और 4 12 और 2 कितना 14, ठीक है, और इंटू 3 और 1 कितना बोलो 4, तो 14 चौगु कितना हो गया बोलो 56, ठीक है भाई। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई 24 के जो सम गुणनखंड होंगे उन सभी का जो योगफल होगा वो कितना होगा 56 होगा भाई। 24 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 56 होगा, ठीक है भाई। सम गुणनखंडों का योग कितना होगा बोलो 56, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, 24 के सम गुणनखंडों का योगफल जो होगा वो 56 होगा। अब बात आती है विषम गुणनखंडों का योगफल। बात किसकी आती है, विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। वैसे तो आप एक बात बताओ, जब कुल गुणनखंडों का योगफल 60 है और सम गुणनखंडों का योगफल 56 है, तो जाहिर सी बात है विषम गुणनखंडों का योगफल कितना रहा होगा 4 रहा होगा। आप ऐसे भी बता सकते हो। आप ऐसे नहीं बताना चाहते हो, इसका भी फॉर्मूला चाहते हो, देखो इसका भी निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो हमें चाहिए, देखो विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड चाहिए। तो ध्यान रखना कि जब हमें विषम गुणनखंड चाहिए है तो हम सम गुणनखंड, देखो जैसे हमने संख्याएं गुणनखंड की संख्या निकाली थी उसी प्रकार उनका योगफल भी निकाला जाता है। तो देखो अगर हमें विषम गुणनखंड का योग चाहिए तो सम गुणनखंड 2 की पावर जितनी भी चढ़ी है उसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे भाई, ठीक है भाई। केवल और केवल विषम गुणनखंड लेंगे और उनमें क्या करेंगे कि पावर में क्या करेंगे, जोड़ नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, पावर का विस्तार करेंगे, कहां से, 0 से, ठीक है भाई। घात का विस्तार कहां से करेंगे, 0 से। और सम संख्या, सम जो हमारे सामने गुणनखंड है उसको पूरा का पूरा छोड़ देंगे, वो हमें चाहिए ही नहीं है। तो देखो 3 की पावर 1 है, इसका विस्तार करेंगे कैसे, 3 की पावर 0 से, तो 3 की पावर 1, तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 आएगा, 3 की पावर 1 का मान कितना आएगा 3, और 1 कितना आ जाएगा बोलो 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई विषम गुणनखंडों का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा 4। जरा ध्यान देना, यहाँ पर सम गुणनखंड को छोड़कर केवल एक ही विषम गुणनखंड 3 बच रहा है। अगर आगे गुणनखंड 5 7 और होते तो उनका भी हम घात का विस्तार इसी तरीके से करते, 0 से लेकर जितनी भी घात होती वहां तक उसका विस्तार करते और सभी का जो है मल्टीप्लीकेशन कर देते, आंसर आ जाता, जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक है भाई। अब 3 की पावर कुछ है ही नहीं तो उसके आगे विस्तार क्या करें, ठीक है, 3 के बाद कोई है नहीं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये हो गया भाई विषम गुणनखंडों का जो योग आएगा, विषम गुणनखंडों का योग आएगा वो कितना आएगा भाई 4 आएगा, ठीक है। यहां तक बात समझे। अब बात आती भाई सभी गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए भाई, गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए। तो क्या करेंगे जरा ध्यान देना, ये बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि देखो सभी गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए तो संख्या कौन सी हमें हमारे सामने है 24, तो संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं और उसकी घात चढ़ा देते हैं, सभी घातों को जोड़कर उसका आधा। तो देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में टोटल घात कितनी है 3 और 1 4, और 4 का आधा कर देंगे कितना बोलो 2, तो 24 की पावर 2, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा बोलो आंसर, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा, 24 की पावर 2 आएगा, सॉरी, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने 24 संख्या लेकर इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाले, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होगे और आगे भी इस क्वेश्चन को जो है कर पाओगे, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, ठीक है भाई। चलो देखो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहा जा रहा भाई 15,120 संख्या हमारे सामने इस प्रकार दे दी कि भाई 15,120, और इस 15,120 संख्या के लिए हमें इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर जो है वो बताने हैं। इन सभी क्वेश्चन के कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये सारे क्वेश्चन जो है हमें बताने हैं भाई, ठीक है। तो सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन के आंसर निकालो, ठीक है भाई। और नई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फिर जो है वीडियो को देखो, हम जो है बताएंगे कि भाई कैसे इन सभी क्वेश्चन के जो है आंसर आएंगे, ठीक है भाई। चलो सभी लोग क्वेश्चन पे कोशिश करो, एक बार कोशिश, ठीक है भाई। चलो देखो अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। देखो संख्या 15,120 है और इस 15,120 संख्या का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे तो यह संख्या कुछ इस तरह से बनेगी कि भाई 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। मैंने कर रखा है इसलिए मुझे पता है, ठीक है भाई। आप लोग जब उसी मेथड से जैसे मैंने 24 वाले का किया था वैसे आप करोगे तो इसी तरीके से ये संख्या बनेगी भाई, ठीक है। अच्छा ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस प्रकार बनेगा
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है भाई, तो क्या करेंगे, पावर में एक एक जोड़कर सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पावर में एक एक जोड़ दो, 4 और 1 कितना 5, 3 और 1 कितना 4, 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 कितना बोलो 2। तो देखो 5 को 20, दूनी 40, दूनी 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, बोलो 80 आएगी। ठीक है भाई, कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 80 आएगी। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और हमने कहा था जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे कि भाई जो भी घातें चढ़ी हैं उनको सीधा सीधा जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ठीक, तो जोड़ दो भाई। देखो 4 और 3 7, 7 और 1 8, और 8 और 1 कितना बोलो 9, 4 3 7 और 8 और 1 9। ठीक है भाई, तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो आखिर कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। अच्छा ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई, तो हमने क्या कहा था, जब भी हमारे सामने सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे सामने जो सम संख्या की घात है उसमें कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। ठीक है, और बाद बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी में, सॉरी, बाद बाकी जितनी भी संख्याओं की घातें हैं, घातों में एक एक जोड़कर उसी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, तो 4 में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, 4 का 4 ही लिख देंगे, और बाद बाकी जो घाते हैं उन सभी में एक एक जोड़कर करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो देखो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और 1 + 1 कितना आ जाएगा बोलो 2। देखो 4 चौगु 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15,120 संख्या लिखी है हमारे सामने, इसके जो सम गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड टोटल कितने होंगे, 64 होंगे। ठीक है भाई, तो सम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी, ठीक है भाई, देखो सम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी बोलो 64 आएगी। ठीक है भाई, सम गुणनखंडों की संख्या 64 आएगी। अच्छा ठीक, अब बात आती है देखो विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो देखो भाई विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था, चाहे तो आप देखो 64 क्या है सम गुणनखंड, और टोटल गुणनखंड कितने हैं बोलो 80, टोटल गुणनखंड कितने हैं बोलो 80। तो जाहिर सी बात है जो विषम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 16। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं आप ऐसे निकालना चाहते तो मेथड ये है भाई कि अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए हैं तो सम संख्या पर जितनी भी घात है, सम गुणनखंड जो होंगे वो पूरे के पूरे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाद बाकी जो संख्याएं बची हैं उनकी घात में एक एक जोड़कर क्या करा देंगे बोलो, मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ठीक है, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, और 1 + 1 कितना 2, और 1 + 1 कितना बोलो 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारे सामने विषम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 16 होंगे भाई। ठीक है भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी बोलो 16 होगी। ठीक है भाई, विषम गुणनखंड कितने होंगे 16 होंगे। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन पहुंच जा रहा है भाई कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कुल गुणनखंडों का योग। अब देखो कुल गुणनखंडों का योग हम निकालेंगे, उसके लिए हमें ये जो है हटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, सभी लोग इसको इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और जो है इसको हटाते हैं भाई। ठीक है, चलो चलो ठीक, चलो देखो ठीक, देखो भाई 15,120। ठीक है, और हमें बताना है कुल गुणनखंडों का योग। तो देखो कुल गुणनखंडों का योग कैसे हमने बताया था कि भाई सबको लिखते जाओ, घात में एक जोड़कर एक माइनस कर देना है। ठीक है भाई, तो कर देंगे भाई। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा था तो कितना आया था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, और इंटू 5 की पावर कितना बोलो 1, और इंटू 7 की पावर कितना बोलो 1, यही तो आया था। अब क्या करेंगे देखो घात में एक जोड़ देंगे, तो देखो 2 की पावर 4 + 1 और माइनस का 1 घटा देंगे। अब देखो 3 की पावर 3 + 1 और माइनस का 1। ठीक है, 5 की पावर 1 + 1 और माइनस का 1, और आगे क्या है बोलो, आगे जो है वो है 7 की पावर 1 + 1 और माइनस का 1। ठीक है भाई, बटे, और बटे में जो संख्याएं नीचे बगैर घात की हैं उन्हीं को जो है और लिख देंगे। तो देखो 2 - 1, आगे कितना बोलो 3 - 1, और आगे कितना बोलो
5 माइनस 1 और आगे कितना बोलो 7 माइनस 1, है ना। अच्छा ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो देखो 2 की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 5, हमें पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलो 31 इंटू, देखो 3 की पावर, देखो 3 प्लस 1 4 और 3 की पावर 4 कितना हुआ 81 और 81 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलो 80 इंटू, देखो 5 की पावर 1 प्लस 1 यानी कितना बोलो 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 और में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा बोलो 24, ठीक है इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, सॉरी 7 की पावर 1 प्लस 1 यानी कितना बोलो 2, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा बोलो 48 बटे, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में से 1 जाएगा कितना 2, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलो 8। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये, सॉरी 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलो 6, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, सॉल्व करेंगे तो 6 अट्ठे 48, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 20 बचेगा और 2 से कट जाएगा कितना आएगा बोलो 10, ठीक है। अच्छा ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे ये बचा कितना 31 इंटू 10 और इंटू कितना 24, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इतने को पहले सॉल्व कर ले, 24 एकम 24, हासिल लगी कितनी बोलो बोलो 2, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 2 कितने हो गए बोलो 74 और एक ये 0, ठीक है, और इंटू कितना चल रहा है बोलो 8, जरा गुणा कराते हैं इसका तो ये आ जाएगा 0, 8 चौकू 32 और 8 चौकू 32 और 3 कितने हो जाएंगे बोलो 35 और 8 सत्ते 56 और 56 और 3 कितने हो जाएंगे बोलो 59। तो देखो 59,520 यही हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ये होगा कि हमारे सामने कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा भाई, कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा 59,520, ठीक है भाई, ये आएगा 59,520, ठीक है भाई 59,520। तो देखो कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो हमारा आएगा 59,520, ठीक है भाई, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं वीडियो, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, हाँ देखो हम कुल गुणनखंडों का योग हमने निकाल लिया था 59,520, अब बात आती भाई सम गुणनखंडों का योगफल निकालने की भाई, ठीक है भाई, सम गुणनखंडों का योगफल। देखो भाई सम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था कि भाई जब भी सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे कि 2 की घात जितनी भी लिखी है उसका विस्तार तो करेंगे लेकिन 0 से नहीं करेंगे, ठीक है भाई, 0 से नहीं करेंगे, और फिर क्या करेंगे बाद बाकी जितनी भी घातें लिखी हैं उन सभी का विस्तार करेंगे कहां से 0 से, ठीक है भाई, और सबका कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारे सामने प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये लिखा था। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए है तो 2 की पावर 4 है, इसका विस्तार तो करेंगे लेकिन 0 से नहीं करेंगे भाई, तो आ जाएगा देखो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, इंटू 3 की पावर, अब देखो बाद बाकी सभी घातों का विस्तार करेंगे कहां से 0 से, तो देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कितना बोलो 3, ठीक है भाई, और 5 की पावर 1 तो इसका विस्तार करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना बोलो 1 इंटू 7 की पावर 1 इसका विस्तार करेंगे, देखो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर कितना बोलो 1, यही करेंगे ना, ठीक है। चलो ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। देखो 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16, लिख लेता हूं भाई, ठीक है 16 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब हुआ कितना बोलो 2, ठीक है भाई, देखो इनटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27 और प्लस 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, अब देखो 27 और 9 कितने हो जाएंगे बोलो 36 और 3 की पावर 1 यानी कि 3, 36 और 3 39, 39 प्लस 1 कितना बोलो 40 इंटू, देखो भाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 और प्लस 5 की पावर 0 का मतलब 1 यानी कि 5 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से बोलो कितना आएगा 6 आएगा भाई, ठीक है भाई। उसी प्रकार यहाँ से कितना आएगा 7 और 1 कितना बोलो 8। जब हम इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो 16 और 8 कितना 24, 4 28 और 2 कितना 30 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा कितना 40 और इंटू कितना ये आ जाएगा 6 और इंटू कितना बोलो 8, इतना आएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करना रह गया, बस मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई,
तो देखो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 छंगा 72, तो ये 7200 और इंटू कितना बोलो 8, गुणा कराओ तो 0 0, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और ये कितना बोलो 57, 57,600 भाई। ठीक है, तो 57,600 जो आएगा वो क्या आएगा, समगुणनखंडों का योगफल। ठीक है भाई, तो देखो भाई समगुणनखंडों का योगफल ये कितना आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कितना आएगा बोलो 57,600। ठीक है भाई, समगुणनखंडों का योगफल आएगा 57,600। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है विषम गुणनखंडों का योग। अभी हमने सम गुणनखंडों का योग निकाला था 57,600 और अब हमें निकालना है भाई विषम गुणनखंडों का योग। तो देखो मैंने क्या कहा था, विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंड चाहिए हैं तो हम सम जो हमारा इवन फैक्टर है यानी कि जो सम गुणनखंड है उसको पूरा छोड़ देंगे। ठीक है भाई, पूरा छोड़ देंगे और बाद बाकी जो घाते हैं उन्हीं का हम विस्तार करेंगे। कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 4 वाला फैक्टर वो पूरा छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो इतना योगफल है ये भी पूरा छूट जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना योगफल छूट जाने का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल ये वाला पूरा देखो पोर्शन छूट जाएगा, केवल 40 इंटू 6 और इंटू 8 बचेगा। तो हमें केवल 30 यहाँ से हटा देना है और फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो इसमें जो है केवल 30 हटा दो, क्योंकि 30 जो आ रहा था वो 2 की वजह से आ रहा था तो वो लेना ही नहीं है, बाद बाकी को लेना है, तो बाद बाकी को जो है मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 8 संग 48 और 48 और इंटू कितना 40 करेंगे तो देखो 0 4 अट्ठे 32 और 4 चौकू 16 और 3 19, तो 1920। ठीक है भाई, तो 1920 जो आएगा वो क्या आएगा, विषम। ठीक है भाई, विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है भाई, तो विषम गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 1920 आएगा। ठीक है भाई, बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं भाई आज के जो है, आज के नहीं इस, हाँ इसके लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो मैंने क्या कहा था, संख्या को लिख लो, संख्या कितनी है भाई बोलो, 15,120 और इसकी पावर में चढ़ा देना है घातों को जोड़कर उसका आधा करके। तो देखो 4 3 7 और 7 और 1 8। ठीक है भाई, देखो 4 3 7, 7 और 1 8 और 1 9 और 9 का आधा कर देंगे कितना, 9/2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इन गुणनखंडों का जो 15,120 के जो सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा बोलो, 15,120 की पावर कितना, 9/2। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के जो है उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो अभी थोड़ी जो है थोड़ी सी गलती हो गई भाई, इधर ध्यान देना भाई। थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि यहाँ पर 15,120 संख्या लिखी हुई है और हमें सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, संख्या की जो पावर चढ़ानी है वो क्या चढ़ानी है, हमारे सामने जो कुल गुणनखंडों की संख्या है उसी का आधा करके पावर में चढ़ा देना होता है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 80, 80 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 40। तो कहने का मतलब इसकी जो पावर चढ़ेगी वो कितनी चढ़ेगी बोलो, 40 चढ़ेगी भाई। ठीक है भाई, इसकी पावर कितनी चढ़ेगी, 40। मतलब जब भी आपसे कुल गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, संख्या की पावर में क्या चढ़ा देना है, कुल गुणनखंडों की संख्या का आधा। ठीक है भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या का आधा क्या चढ़ा देना है, पावर में, वही सभी गुणनखंडों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन था 24 वाला, 24 में भी मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या को डायरेक्ट घात जोड़कर आधा कर दिया था, वहां पर भी थोड़ी मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना। कुल गुणनखंडों की संख्या का जो आधा होगा, ठीक है भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या उसमें कितनी आई थी, 8 आई थी, 8 का आधा यानी कि 4। तो यहाँ पर जो 24 की पावर चढ़ेगी वो चढ़ेगी 4, 24 की पावर 4 उस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है बेहतर तरीके से जो है समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के जो है आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि भाई 96 के समभाजकों का योग और 3600 के विषम भाजकों के योग का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मतलब हमें 96 के जो समगुणनखंड हैं उनका योगफल और 3600 के जो विषम गुणनखंड हैं उनका योगफल ज्ञात करना है भाई। ठीक है, उनका योगफल का योगफल ज्ञात करना है दोनों को मिलाकर। ठीक है भाई, चलो ठीक।
अब जरा ध्यान देना भाई, अगर हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो हमें पता है 96 का जो गुणनखंड होगा ये आएगा 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर कितना बोलो 2। ठीक है भाई, 96 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा कितना 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है भाई, चलो देखो यहाँ पर सॉरी 3 की पावर 2 नहीं होगा, 3 की पावर 1 होगा। ठीक है भाई, चलो तो 96 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितना बोलो 1। अच्छा ठीक, उसी प्रकार अगर हम 3600 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर कितना बोलो 2। ठीक है भाई, तो ये आएगा 3600 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो देखो अब हमसे पूछा जा रहा है 96 के समभाजकों का योग। तो देखो एक बात बताओ, 96 के हमें कैसे भाजक लेने हैं, कैसे गुणनखंड लेने हैं, सम। तो सम लेने, तो मैंने क्या कहा था, अगर सम गुणनखंड चाहिए तो सम की जो पावर है उसका विस्तार तो करेंगे लेकिन जीरो से नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो 2 की पावर 5 है, इसका विस्तार करेंगे लेकिन जीरो से नहीं करेंगे। तो देखो ये कितना आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर कितना बोलो 5। यहाँ तक इसका विस्तार करेंगे और बाकी की पावर का विस्तार करेंगे कहाँ से, जीरो से। तो ये कितना आएगा बोलो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना बोलो 1। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, तो इनका योगफल हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक, तो ये कितना आएगा जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो याद आएगा, देखो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है भाई, 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32, 2 की पावर 4 का मतलब हुआ कितना 16 और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कितना 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 1 का मतलब कितना बोलो 2। ठीक है, अच्छा ठीक, अब देखो आगे बढ़ेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब कितना 3 और 3 प्लस 1 कितना बोलो 4। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, 2 और 6 8 और 8 और 8 16। ठीक है भाई, और 16 और 4 कितने हो जाएंगे बोलो 20 और 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगी कितनी बोलो 2। ठीक है भाई, 3 और 2 5 और 5 और 1 कितना बोलो 6 62 और इंटू कितना बोलो 4। तो ये आएगा देखो 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा कितना बोलो 4 छंग 24। ठीक है भाई, 248। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 96 के जो समभाजक होंगे यानी सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 248 होंगे भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी प्रकार हमने 3600 के क्या निकाले भाई, 3600 के निकालते हैं विषम, क्योंकि हमें 3600 के कैसे चाहिए हैं, विषम भाजक चाहिए, विषम गुणनखंड। तो मैंने क्या कहा, विषम गुणनखंड निकालने हैं तो सम गुणनखंड यानी कि सम जो गुणनखंड की जितनी भी पावर है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना, उसको छोड़ देना है और बाद बाकी सभी घातों को लेना, उनका विस्तार करना है कहाँ से, जीरो से। ठीक है भाई, तो सबका विस्तार जीरो से करेंगे यानी 3600 के जो 2 की पावर थी इसको बिल्कुल भी छोड़ दिया जाएगा और इतने ये जो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इसका विस्तार किया जाएगा कहाँ से, जीरो से। ठीक है भाई, तो देखो 3 की पावर 2 तो इसका विस्तार करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितना बोलो 2 और यहाँ पर 5 की पावर 2 इसका विस्तार करेंगे, देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना बोलो 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 त्रिका 9 और प्लस कितना बोलो 3 एकम 3, 9 और 3 कितना 12 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो 13 भाई। ठीक है भाई, ठीक, अच्छा इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंचे 25, 25 और 5 30 और 1 कितना बोलो 31। ठीक है भाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 31 यहाँ 93 और 31 एकम 31। ठीक है भाई, और 31 और 9 कितने हो जाएंगे बोलो 40 यानी कि 403। ठीक है भाई, तो देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 403 जो हमारा आया ये कैसे फैक्टर है बोलो, 400 जो 3 है ये 3600 के विषम गुणनखंडों का योग है और हमें इन दोनों का योगफल चाहिए यानी कि 403 प्लस कितना 248, 403 और 248 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना 11। ठीक है भाई, और 4 और 1 कितना बोलो 5 और 4 और 2 कितना बोलो 6। नहीं आ रहा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 248 प्लस 403 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 8 और 3 कितना बोलो 11, 4 और 1 कितना 5 और 4 और 2 कितना बोलो 6, 651। ठीक है भाई, 651 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 600। ठीक है भाई, तो 651 जो है
वो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे। ठीक है भाई। फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो बनाने से पहले आपका जो है वो डाउट ही क्लियर करूंगा, तभी जो है अगली वीडियो जो है बनाऊंगा। ठीक है भाई। तो सारी क्लास में उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैंने क्लास में आपको बातें बताई हैं सारी की सारी बातें आपको जो है समझ में आई होंगी। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। अब क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना। ठीक है भाई। और एक बात और, सभी लोग जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है सभी लोग जो है अपने दोस्तों में इस वीडियो को भाई शेयर कर दो। ठीक है भाई। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हो सभी लोग जो है वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई। और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दें, साथ ही साथ जो है वीडियो को जो है लाइक बटन पर भी जो है आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग को बात समझ में आई होगी। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई। मिलेंगे भाई अगली क्लास में, नंबर सिस्टम की भाई अगली क्लास में। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।